Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss provisions regarding e-commerce entities, appeal and penalties. So इससे पहले वाले वीडियोस में हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को देख लिया था, उनको डिटेल में भी डिस्कस कर लिया था। तो अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई कॉमर्स से रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रोविजंस रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंटिटीज़ में दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी। तो मतलब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी ई कॉमर्स एंटिटीज़ को, जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है और ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं ऑनलाइन, तो इसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो इनको क्या करना होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न, मतलब कि जो रिटर्न पॉलिसी है उनकी वो उनको देनी पड़ती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है रिटर्न से रिलेटेड वो उनको पहले ही डिफ़ाइन करनी होगी, ताकि जो कंज्यूमर होगा वो उसको पहले ही रीड कर ले और समझ ले कि क्या उनकी रिटर्न पॉलिसी है और वो अपना जो प्रोडक्ट है बाय चांस अगर वो उसे फिट इन नहीं होता है तो वो उसे रिटर्न कर पाएगा या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर इन एंटिटीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेथड, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट्सेट्रा। तो अब यहाँ पे क्या क्या करना होता है, ई कॉमर्स एंटिटी को एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड होगी रिटर्न से, उस प्रोडक्ट के रिफ़ंड से, कि इन केस आपने कोई प्रोडक्ट जो है उसको रिटर्न कर दिया है तो अब उस प्रोडक्ट का जो आपने पेमेंट किया था उसका जो रिफ़ंड होगा वो आपको कैसे वापस मिलेगा। रिटर्न पॉलिसीज़ में होता है कि लेट्स से अगर अमेज़ॉन है तो उनकी 7 डेज़ या 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं, और ऐसे ही सारी जो ई कॉमर्स एंटिटी हैं उनकी प्री डिफाइंड होती हैं पॉलिसीज़ कि कितने डेज़ के अंदर अंदर आप रिटर्न करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। तो अब यहाँ पे जो है एक्सचेंज के लिए भी कि आप अपना प्रोडक्ट जो है उसको एक्सचेंज करवा पाएंगे या नहीं अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा है। तो वारंटी और गारंटी भी उसकी डिफाइंड होनी चाहिए वहाँ पर कि क्या गारंटी होगी कि वो प्रोडक्ट जो है वो कब तक काम करेगा। तो सारी वारंटीज़ से रिलेटेड या गारंटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहाँ पर कंज्यूमर्स को। डिलीवरी एंड शिपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो किस टाइम ड्यूरेशन में या किस डेट तक डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया है तो उस केस में आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि जो डिलीवरी है वो कितने डेज़ में हो जाएगी, किस डेट को हो जाएगी, और इसके साथ साथ वहाँ पर टाइम भी डिफाइंड होता है कि किस टाइम पीरियड के बीच में वो जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट भी डिफाइंड होना चाहिए कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट आप ऑप्ट करना चाहते हैं, कितने मोड्स ऑफ पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे पेमेंट मेथड भी डिफाइंड होना चाहिए कि किस मेथड से करेंगे आप पेमेंट, आप कार्ड से करेंगे पेमेंट वहाँ पर या नेट बैंकिंग से करेंगे, तो ये भी वहाँ पर डिफाइंड होना चाहिए। पेमेंट मेथड हो गया कि आप या तो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, और मोड ऑफ पेमेंट होता है कि आप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी देंगे या फिर आप जो है वो तभी उसका पेमेंट करेंगे बाय यूजिंग पेमेंट मेथड्स। तो अब यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए यहाँ पर सारी ई कॉमर्स एंटिटीज़ के पास, कि अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस है लेट्स से आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, तो आप अपने ग्रीवेंस को वहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो ये उनका डिफाइंड मैकेनिज्म होना चाहिए कि लेट्स से आपको अगर किसी प्रोडक्ट से कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम हुई आपको उस प्रोडक्ट से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट से जो आपको डैमेजेस हुए हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं, जो भी उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा उसका यूज़ करके। तो अब यहाँ पे ये इंक्लूड करता है कंट्री ऑफ ओरिजिन विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। तो अब वहाँ पे ये जो सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसके साथ साथ वहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन भी पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट या सर्विस का, कि किस कंट्री का वो प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है या किस कंट्री में वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है। तो वहाँ पर ये भी डिफाइंड होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी पता होनी चाहिए प्रोडक्ट या सर्विसेज की, ताकि जो कंज्यूमर होगा वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा, वो इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन लेगा वहाँ पर कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली उसको बाय करना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा उसके पास
जब ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो एक रैशनल डिसीजन ले पाएगा, एक प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा और अपने ग्रीवेंसेस को भी रिड्रेस करवा पाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रोविज़न है यही यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफाइंड है कि यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटीज़ को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है किसी भी एक कंज्यूमर को। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्नॉलेज कंप्लेंट्स विद इन 48 आवर्स। तो अब यहाँ पे अगर कोई जो कंज्यूमर है वो अगर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाता है तो उस कंप्लेंट को यहाँ पर विद इन 48 आवर्स में एड्रेस करना होता है उनको, ई कॉमर्स एंटिटी को, एंड रेड्रेस द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ। अब उस कंप्लेंट को 48 आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना है, मतलब जो कंज्यूमर है उसको ये बताना है कि आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो गई है। तो यही होता है एक्नॉलेज करना कि किसी कंज्यूमर ने कोई कंप्लेंट करी है, तो ऐसा विद इन 48 आवर्स हो जाना चाहिए। लेट्स से अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, उससे कोई प्रॉब्लम है और आप उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो अब इस केस में क्या होगा कि आप जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर, लेट्स से अमेज़ॉन का एग्जांपल लेते हैं, तो अब अमेज़ॉन से आपके पास 48 आवर्स के अंदर अंदर एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज जो है वो आ जाना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 48 आवर्स का टाइम है एक्नॉलेजमेंट के लिए कंप्लेंट की। और अब 48 आवर्स में तो उसको एक्नॉलेज करना है, लेकिन अब उसके साथ साथ वो जो कंप्लेंट होगी वो रिड्रेस भी हो जानी चाहिए 1 मंथ के अंदर अंदर। तो अब इट हैज़ टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर फॉर दिस पर्पस। तो अब जो ग्रीवेंसेस हैं उसकी रेड्रेसल के लिए एक ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा यहाँ पे ई कॉमर्स एंटिटी को, ताकि वो लुक इनटू कर पाए यहाँ पर कंप्लेंट्स में और उनको रेड्रेस कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है किसी भी ई कॉमर्स एंटिटी को, ताकि कंज्यूमर के जो कोई भी कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलर कांट रिफ्यूज़ टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज। तो अब यहाँ पे जो सेलर है, जो ई कॉमर्स एंटिटी है, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि अब वो अपने गुड्स जो है उसको रिटर्न नहीं करेगा। अगर उसने पहले ये पॉलिसी जो है वो डिफाइन थी कि जो गुड्स हैं वो रिटर्न हो सकते हैं विद इन 7 डेज़, और उसके बाद उस पॉलिसी के बाद भी जो कंज्यूमर है अगर वो 7 डेज़ के अंदर अंदर उस गुड्स को रिटर्न करवाना चाहता है, तो वहाँ पर जो ई कॉमर्स एंटिटी होगी तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि वो अपने गुड्स को वापस नहीं लेगी। तो उसको वो जो गुड्स या सर्विसेज होगा वो वापस लेना पड़ेगा, सर्विसेज जो है वो विड्रॉ करनी पड़ेंगी। और रिफ्यूज़ रिफंड्स, और यहाँ पर जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो ऐसा भी नहीं कह सकती कि अब वो जो गुड्स है उसको तो रिटर्न कर लेगी लेकिन अब वो उसको रिफ़ंड नहीं देगी। तो ऐसा भी यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी जो है वो नहीं कर सकती। ई कॉमर्स एंटिटी को यहाँ पर गुड्स भी वापस लेने पड़ेंगे, सर्विसेज विड्रॉ करनी पड़ेंगी और उसके साथ साथ उसको रिफ़ंड भी देना पड़ेगा। जो कंज्यूमर ने पहले पेमेंट किया होगा उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। If goods or services are defective, deficient, delivered late, or if they don't meet the description as on the platform, तो अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वहाँ पर जो कंज्यूमर ने बाय करे हैं, अगर वो शिपमेंट के बाद, वो डिलीवर होने के बाद कंज्यूमर जब उन गुड्स को फिजिकली देखता है तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर वो जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव निकलते हैं या डेफिशिएंट हैं, कम गुड्स आए हैं, वहाँ पर जितने ऑर्डर किए थे कंज्यूमर ने उससे कुछ क्वांटिटी जो है वो कम आती है, डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर। या फिर डिलीवर्ड लेट, अगर वो जो गुड्स हैं वो लेट डिलीवर हुए हैं, और या फिर जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखा था कंज्यूमर ने उससे मैच नहीं करता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है वो। तो ऐसा अक्सर होता है कि जो आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं वैसी ही सेम चीज़ आपको जब आप उसे ऑर्डर कर लेते हैं तो डिलीवर होने के बाद जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो सेम चीज़ जो है वो नहीं मिलती। तो इस केस में फिर वो जो गुड्स है वो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं और यहाँ पर जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी आपको रिफ़ंड देने से या फिर आपका गुड्स जो है वो रिटर्न करने से। तो इसीलिए इन केस ऑफ डिफेक्टिव, डेफिशिएंट या फिर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स के केस में, या अगर आपका गुड्स जो है वो मैच नहीं करता जैसा वो आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर देखा था उससे, तो आप गुड्स को वहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं और यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी को वो जो प्रोडक्ट होगा वो वापस लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोहिबिट फ्रॉम मैनिपुलेटिंग प्राइजेस टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट। तो अब जो यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी है तो वो क्या नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड है ऐसा करना कि वो मैनिपुलेट करें वहाँ पर प्राइजेस को अनरीजनेबल प्रॉफिट मेक करने के लिए। कि अब मान लेते हैं अगर उनको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो ऐसा करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं अनरीजनेबली, तो ऐसा करना, ऐसा मैनिपुलेशन करना वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो इसीलिए ऐसा भी यहाँ पर ई कॉमर्स एंटिटी अनरीजनेबल प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं कर सकती। नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब इसके अंदर क्या था, अ मैन्युफैक्चरर और सेलर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट फॉर डैमेज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज। तो अब इसमें क्या है कि अगर ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सेलर है, तो हम इस केस में उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, उसको लायबल मानेंगे। अगर प्रोडक्ट जो है वो अगर डिफेक्टिव निकलता है और जो सर्विसेज हैं वो डेफिशिएंट निकलती हैं, तो उस केस में वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होगा या फिर जो सेलर होगा वो लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए जो भी डैमेजेस यहाँ पर कंज्यूमर को हुए हैं उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से या फिर डेफिशिएंट सर्विसेज की वजह से। तो यही यहाँ पर जो एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी का वो भी इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो अगर डिफेक्टिव निकलता है, उससे कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है, तो फिर उस केस में वहाँ पर सेलर जो है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो लायबल होगा कंपनसेशन देने के लिए यहाँ पर कंज्यूमर को। तो इसीलिए यहाँ पर सेलर की लायबिलिटी बनेगी कि वो कंज्यूमर को वहाँ पर कंपनसेट करे। तो यही यहाँ पर प्रोविजंस थे जो कि ई कॉमर्स एंटिटीज़ से रिलेटेड थे, जो कि यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं ई कॉमर्स एंटिटीज़ को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अपील कर सकता है कंज्यूमर, अगर लेट्स से कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंसेस हैं और वो कंप्लेंट फाइल करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर कोर्ट में, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर रहा है लेट्स से, और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर्स आते हैं तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर उस केस में वो जो कंज्यूमर होगा वो स्टेट फोरम को भी अप्रोच कर सकता है। तो हम इसी को अपील कहते हैं कि वहाँ पर जब जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर के बाद, तो वो स्टेट फोरम में अपील करेगा। तो ऐसे ही इसको हम अपील बोलते हैं, अ लीगल इंस्ट्रूमेंटालिटी वेयर बाय अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट हैज़ एन ऑप्शन टू प्रेजेंट हिज केस एंड सीक जस्टिस। तो अगर ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर है, अ पर्सन मतलब जो भी अनसेटिस्फाइड है ऑर्डर्स को लेकर कोर्ट के, तो उसको राइट है कि वो जस्टिस सीक कर सकता है, अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है हायर कोर्ट में। इसी को हम अपील कहते हैं कि ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंटालिटी है जहाँ पर एक पर्सन जो है अगर वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है एक पर्टिकुलर कोर्ट के, तो वो तब भी उसके पास राइट है कि वो जस्टिस सीक कर पाएगा, हायर कोर्ट में अपील कर पाएगा। तो अब अपील के यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं कि किन कंडीशन में और कितने डेज़ के अंदर अंदर आपको अपील करना होता है अगर आप कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड हैं तो अब यहाँ पे अपील टू स्टेट कमीशन, आप स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हैं। किस केस में? अब यहाँ पे आप स्टेट कमीशन पे तभी अपील कर पाएंगे जब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो ऑर्डर्स होंगे उससे डिससेटिस्फाइड हैं। तो अब यहाँ पे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर विच इज़ एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर 15 डेज अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो डिसीजन है या उसके ऑर्डर है उससे डिससेटिस्फाइड हैं, और लेट्स से अगर आपका जो केस है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो केस है वो 1 करोड़ तक लाई करता है, अप टू 1 करोड़ अगर आपका डिस्प्यूट है, तो फिर उस केस में आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम को अपील करना होता है, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है, वहाँ पर अपना केस जो है वो फाइल करना होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप अब उस कंप्लेंट को फाइल करने के बाद जब ऑर्डर्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के तो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप यहाँ पर स्टेट कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आपका जो केस होगा वो अप टू 1 करोड़ ही है, तब भी आप स्टेट कमीशन पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट कमीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप्लाई करना होगा।
डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर आने के बाद अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप स्टेट कमीशन पे अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पर, जो कि पहले ही समझना इम्पॉर्टेंट है, वरना हम इनको मिक्सअप कर देंगे कि क्या कंडीशंस थे कि हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट कमीशन को अप्रोच कर रहे हैं। तो जो हमने स्लैब्स पढ़े थे उनकी भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो अब अगर ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर्स आ गए हैं और आप उनसे डिससेटिस्फाइड हैं, तो अब उनके ऑर्डर्स के विद इन 30 डेज, जो कि एक्सटेंडेबल है फॉर फर्दर 15 डेज, मतलब 30 + 15 45 डेज तक अंदर अंदर आपको अपना कंप्लेंट जो है वो फाइल करना होता है, अपील जो है वो करनी होती है स्टेट कमीशन को। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर आप अपील कर रहे हैं, अपील टू स्टेट कमीशन, जो कि इसी केस में होगी। नेक्स्ट है अपील टू नेशनल कमीशन। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपका केस था फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़, तो अगर आपका जो केस है वो इस स्लैब के बीच में लाई करता है और आपने पहले स्टेट कमीशन पे अप्लाई किया था और वहाँ पर स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स आ जाते हैं और आप अब उन ऑर्डर्स से डिससेटिस्फाइड हैं, तो ही आप यहाँ पर नेशनल कमीशन में अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, इसमें भी विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना होता है और विद इन सच टाइम एज द नेशनल कमीशन अलाउज। और ये जो टाइम है वो यहाँ पर नेशनल कमीशन के हिसाब से होता है कि वो जितना अलाउ करना चाहे उतना। तो वैसे आपको यहाँ पर 30 डेज़ के अंदर अंदर, जो कि कब से कैलकुलेट होंगे, स्टेट कमीशन के ऑर्डर वाले दिन से विद इन 30 डेज़ आपको जो अपील है वो फाइल करनी होगी नेशनल कमीशन के अंदर। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप फिर भी नेशनल कमीशन के डिसीजन से आप जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट किस केस में होगा, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। अब नेशनल कमीशन के ऑर्डर के विद इन 30 डेज आप ऐसा कर पाएंगे, तो ये कंडीशन जो है वो तीनों ही केसेस में सेम रहेगी कि आपको विद इन 30 डेज करना होता है। बस इस फर्स्ट केस में आपको 45 डेज का टाइम मिल जाता है, और विद इन सच टाइम एज द सुप्रीम कोर्ट अलाउज। और वो टाइम जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है तब तक आप अपील कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं नेशनल कमीशन के डिसीजन से। तो यही यहाँ पर अपील की कंडीशन थी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि है पेनल्टीज़। तो अब पेनल्टीज़ में जो कंडीशंस हैं उनमें यहाँ पर 2 ही सिंपल कंडीशंस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पेनल्टीज़ के 3 मेजर पॉइंट्स जो हैं वो भी डिस्कस किए हैं फॉर द नॉलेज से, कि हमको यहाँ पर पता हो, हमारे पास नॉलेज हो कि यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इंश्योरेंस कंपनीज और रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स के जो प्रोविज़न है वो भी यहाँ पर CPA 2019 जो है वो कवर करता है। तो अब इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर पेनल्टीज़ देख लेते हैं। द कोर्ट में इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है, पहली बार अगर किसी पे कन्विक्शन आता है कोई, तो उस केस में वहाँ पर वो जो पर्टिकुलर सेलर होगा उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा। कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो अब ये जो 2 ईयर्स का सस्पेंशन है वो फर्स्ट कन्विक्शन में होता है, कि पहली बार अगर कोई सेलर जो है वो कन्विक्ट है तो उस केस में हम उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करेंगे 2 ईयर्स के लिए। अगर वो सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस का पार्ट बनता है कि वो एक से ज़्यादा बार जो है वो कन्विक्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो उस केस में यहाँ पर उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिलेशन जो है वो परमानेंट होती है। यहाँ पर ये जो हम फर्स्ट कन्विक्शन में सस्पेंड कर रहे थे वो 2 ईयर्स के लिए कर रहे थे, और 2 ईयर्स के बाद उसको लाइसेंस जो है वो वापस इशू हो जाएगा। ऐसा होना था फर्स्ट कन्विक्शन के अंदर। लेकिन अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा की कंडीशन में, यहाँ पर सीधा लाइसेंस जो है उसको कैंसिल कर देंगे, परमानेंटली उसका लाइसेंस जो है उसको फॉरफीट कर लेंगे। और अगर कोई डिफ़ॉल्टर है, लेट्स से अगर कोई सेलर अगर ऐसा करता है कि उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है और अगर वो हियरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में, तो उसको हम डिफ़ॉल्टर बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी डिफ़ॉल्टर जो है तो उसको मैक्सिमम 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, 3 साल की जेल हो जाती है वहाँ पर उसको, प्लस फाइन होता है 10,000 रुपीज़ का। तो यही यहाँ पर पेनल्टी प्रोविजंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। अब पेनल्टीज़ के अंदर ही यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अगर ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो भी CPA 2019 जो है कवर करता है।
तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स कमिटिंग मेडिकल नेग्लिजेंस आर लायबल एंड डैमेजेस फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम देम। तो अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे या डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स थे, उनका पॉइंट ये था कि यहाँ पर ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ये कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विस के पर्व्यू में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को डिनाई किया कि यहाँ पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ये कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विसेज में नहीं कंसिडर होंगे, ये अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ही कंसिडर माने जाएंगे। तो अब अगर कुछ ऐसा होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस होती है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होने लगे थे कि बीच में वहाँ पर अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो वो सीजर्स पेशेंट की बॉडी में ही भूल जाया करते थे, और अगर उन्हें कोई पेशेंट की जो लेफ़्ट लेग है उनको उस पर ऑपरेट करना था तो वो पेशेंट की राइट लेग पे ऑपरेट कर देते थे। ऐसा ही हैंड्स के साथ भी होता था कि अगर किसी पेशेंट का लेफ़्ट हैंड अगर फ्रैक्चर्ड है और उसको ऑपरेट करना है तो उन्होंने राइट हैंड ऑपरेट कर दिया किसी पेशेंट का, तो इन केसेस को हम मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी करते टाइम अगर कोई इक्विपमेंट है वो पेशेंट की बॉडी में ही भूल जाया करते थे, तो ऐसे केसेस बढ़ गए थे। तो इसी आर्ग्यूमेंट पे यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने बोला कि इनका जो पर्व्यू है वो कंट्रोल ऑफ पर्सनल सर्विसेज में आना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ही माना कि यहाँ पर अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होता है डॉक्टर्स या हॉस्पिटल से, तो उस केस में वहाँ पर वो जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल होगा वो ही लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए उस पेशेंट को जिसका कुछ डैमेज हुआ है उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर्स को हम लायबल मानेंगे अगर वो कोई मेडिकल नेग्लिजेंस कमिट करते हैं तो। और अगर ऐसा होता है कि कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट करते टाइम अगर उन्होंने कोई नेग्लिजेंस कर दिया है तो उस केस में भी वहाँ पर डॉक्टर्स ही लायबल होंगे, उनका ख़राब ट्रीटमेंट ही लायबल होगा। अगर डायग्नोसिस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है तो उस केस में भी वहाँ पर हॉस्पिटल ही लायबल माना जाएगा, और वहाँ पर जो पेशेंट होगा वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर पाएगा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से ही और डॉक्टर से ही। तो यही यहाँ पर प्रोविज़न है जिसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। तो इससे यूजुअली क्वेश्चंस तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें इस पॉइंट को लेकर अवेयर रहना होता है रियल लाइफ सिचुएशन में भी। तो इसीलिए हम इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये तो था मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के केस में जिसमें हम यहाँ पर डॉक्टर्स को उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लायबल मानते हैं। तो अब यहाँ पर है इंश्योरेंस कंपनीज़। तो अब इंश्योरेंस कंपनीज़ का आपने केसेस सुने होंगे कि वहाँ पर यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो डिनाई कर देती हैं क्लेम देने से। तो यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो ऐसा ही करती हैं कि वहाँ पर जो इंश्योर्ड है, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया था उस पर्सन ने कोई लॉ जो है उसको वॉयलेट किया है, तो इसीलिए उस इंश्योर्ड पर्सन को हम इंश्योरेंस क्लेम जो है वो नहीं देंगे। तो ऐसा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो फ्रीक्वेंटली करने लगी थी, तो इसीलिए अब इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो भी यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ही जज किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे इफ़ टर्म्स ऑफ पॉलिसी आरंट ब्रीच, तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो है जिसने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेट्स से अगर मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो मैं एक इंश्योर्ड पर्सन हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर अगर इफ़ टर्म्स ऑफ पॉलिसी एरंट ब्रीच, अगर वो पर्सन जो इंश्योर्ड है वो अगर पॉलिसी की टर्म्स को ब्रीच नहीं करता है, मतलब वो सही से पॉलिसी को फॉलो कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी की, कांट रिफ्यूज़ टू एंटरटेन द क्लेम, तो उस केस में वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती क्लेम देने से इन ग्राउंड्स पर कि वहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन जो है उसने पॉलिसी ब्रीच किया है। तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई टर्म ऑफ पॉलिसी अगर उस पर्सन ने इंश्योर्ड पर्सन ने ब्रीच नहीं करी है तो उस केस में वहाँ पर कंपनी जो है वो डिनाई नहीं कर सकती इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड करने से। तो इसमें सिर्फ यही कंडीशन है कि वहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने पहले कोई पॉलिसी ब्रीच जो है वो नहीं किया होना चाहिए, तभी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम दे पाएगी, तभी हम उसको लायबल मानेंगे कि उसको क्लेम जो है वो देना पड़ेगा इंश्योर्ड पर्सन को। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स। अब जो बैंक्स हैं वो लोन्स रिकवर करने के लिए मसलमैन को भेज देते थे लोन को रिकवर करने के लिए, और ऐसे केसेस बढ़ गए थे कि वहाँ पर बैंक्स जो हैं वो गूंस को भेजकर वहाँ पर जो पर्सन था जिसने लोन लिया था उसको फिज़िकली हार्म करके उससे लोन रिकवर करने की कोशिश करते थे।
तो अब इस केस में यहाँ पर ये जो रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स का केस है, ये भी यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कवर करता है। तो अब इस केस में क्या होता है, द बैंक्स कांट अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अब बैंक्स जो हैं वो गूंस को भेजकर वहाँ पर रिकवर नहीं करवा सकती, फिजिकल हार्म करके किसी भी पर्सन को जिसने बैंक लोन लिया है उसको फिजिकल हार्म करके अपना लोन रिकवर नहीं कर सकती। इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो कंसिडर करेंगे कि बैंक ने वहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करी हैं। तो इसीलिए द बैंक्स कांट अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और इलीगली सीज द प्रॉपर्टी टू रिकवर द लोन। और वहाँ पर जो बैंक्स हैं वो इलीगली जो है वो प्रॉपर्टी जिस पे लोन लिया है उसको सीज नहीं कर सकती। तो यही यहाँ पर राइट्स मिलते हैं एक पर्सन को जिसने बैंक लोन लिया है अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ बैंक लोन्स। जो भी बैंक्स जो हैं अगर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं तो उस केस में यहाँ पर जो पर्सन है वो पर्सन एंटाइटल्ड होगा जो भी डैमेज उसे हुआ है उसको क्लेम करने के। जैसे ICICI बैंक का एक केस था जिनमें उन्होंने एक पर्सन को जिसने बैंक लोन लिया था उस पर्सन को मसल मेन भेजकर वहाँ पर उसको फिजिकली हार्म किया था बैंक लोन रिकवर करने के लिए। तो बैंक्स जो हैं वो ऐसा एक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और वहाँ पर स्टेट कमीशन ऑफ दिल्ली ने ऐसा बोला कि वहाँ पर ICICI बैंक को अब 55 लाख रुपीज़ का जो कंपनसेशन है वो अग्रीव पार्टी को देना पड़ेगा, मतलब उस पर्सन को देना पड़ेगा जिसको भी कोई डैमेज हुआ है उसको। तो यही तीनों केसेस थे यहाँ पर जो कि पेनल्टीज़ में आते हैं, जो कि यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो अपने एम्बिट में कवर करता है। तो आई होप आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 1986 को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश एक्ट से स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।